जो एनआरआई इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत काम की है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये पता नहीं कर पाते, अक्सर उन्हें नहीं पता होता कि उनकी कमाई पर कितना टैक्स कटेगा और लीगली उन्हें कम करने के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स एनआरआई पर कैसे लागू होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स में क्या फर्क होता है, टीडीएस कैसे कटता है और सेक्शन 54, 54F, 54EC और 1154 जैसे प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप लीगली अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। साथ ही पैसा विदेश भेजने के रूल्स भी समझेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहली बात जो हर एनआरआई को समझनी चाहिए कि वो ये है कि टैक्स इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि एसेट कहाँ स्थित है। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स इंडिया में हैं, तो उन्हें बेचने पर होने वाला प्रॉफिट इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, चाहे पैसा सीधे आपके फॉरेन अकाउंट में क्यों ना जाए। अब बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की, क्योंकि यही तय करता है कि आपका गेन शॉर्ट टर्म माना जाएगा या लॉन्ग टर्म, और उसी के हिसाब से टैक्स रेट भी बदलता है। अगर आप इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई यूनिट्स को 12 महीने से कम समय तक रखकर बेचते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और उस पर 20% टैक्स लगेगा। अगर इन्हीं को 12 महीने से ज्यादा रखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और 1.25 लाख रुपीज से ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी यानी लैंड या बिल्डिंग के मामले में ये सीमा 24 मंथ्स की है, यानी 24 मंथ से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म और उसके बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म माना जाएगा और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन्स पर भी 12.5% टैक्स लगता है। डेट म्यूचुअल फंड्स, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स और अनलिस्टेड बॉन्ड्स के मामले में एक अलग नियम है। इन्हें हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है, चाहे आप इन्हें कितने भी समय तक क्यों ना रखें। अब जो बात एनआरआईज के लिए सबसे अलग है वो है टीडीएस। जब कोई एनआरआई प्रॉपर्टी बेचता है तो रेजिडेंट सेलर्स के मुकाबले उन्हें ज्यादा टीडीएस देना पड़ता है, क्योंकि रेजिडेंट के मामलों में सिर्फ 1% टीडीएस कटता है, जबकि एनआरआई के मामले में बायर को कैपिटल गेन अमाउंट पर टीडीएस काटना होता है, जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा और लॉन्ग टर्म में उससे कम होता है। यही नियम म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होता है, जहां रिडेम्पशन के समय ही फंड हाउस या बायर टीडीएस काट लेता है। अब बात करते हैं उन लीगल तरीकों की जिनसे एनआरआई अपना टैक्स कम या पूरी तरह से बचा सकता है। पहले है सेक्शन 54, जो तब काम आता है जब आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे मिले गेन्स को दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए नई प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद खरीदनी होती है, या फिर 3 साल के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन पूरा कराना होता है। और अगर गेन्स 2 करोड़ रुपए तक हैं तो आप 2 घर तक खरीद सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 54F, जो तब लागू होता है जब आप प्रॉपर्टी के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म एसेट जैसे लैंड या शेयर्स बेचते हैं। इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि पूरी सेल प्रोसीड्स को नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाना जरूरी होता है, तभी पूरी एग्जेम्पशन मिलती है, वरना प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। तीसरा तरीका है सेक्शन 54EC। इसमें अगर आप प्रॉपर्टी बेचकर मिले गेन्स को दोबारा प्रॉपर्टी में नहीं लगाना चाहते तो NHAI या REC जैसे गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में 50 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना होता है और इन बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। खास तौर पर एनआरआईज के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 115F, जो उन एसेट्स पर लागू होता है जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से खरीदे गए हों। यानी अगर आपके एनआरई, FCNR अकाउंट या फॉरेन रेमिटेंस के जरिए कोई एसेट खरीदा था और अब उसे बेच रहे हैं, तो पूरी नेट सेल कंसिडरेशन को 6 महीने के अंदर किसी एलिजिबल एसेट में दोबारा इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि नए एसेट को कम से कम 3 साल तक रखना होगा, वरना पहले की एग्जेम्पशन वापस टैक्स के दायरे में आ जाएगी। अगर आपने ITR फाइल करने से पहले री इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस अमाउंट को कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम यानी कि CGAS में रख सकते हैं। इससे एग्जेम्पशन बनी रहती है जब तक आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते। पैसा विदेश भेजने की बात करें तो एनआरआईज अपने एनआरओ अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन तक रिपेट्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 15CA और 15C भी भरना जरूरी होता है, जबकि एनआरई और FCNR अकाउंट से पैसा बिना किसी सीमा के पूरी तरह से रिपेट्रिएट किया जा सकता है।
अगर आप जिस देश में रहते हैं वहां का इंडिया के साथ DTA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो इंडिया में चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट आप अपने रेजिडेंट कंट्री में क्लेम कर सकते हैं, जिससे सेम इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता। अब सावधानी की बात करें तो एनआरआईज बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी या शेयर्स बेचने की सोच रहे हैं, उन्हें होल्डिंग पीरियड की थ्रेशोल्ड डेट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ महीने रुकने से शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म टैक्स रेट लागू हो सकता है, जो काफी कम है। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे परचेस डीड, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और FIRC सर्टिफिकेट संभाल कर रखें, क्योंकि एग्जेम्पशन क्लेम करते समय असेसमेंट में यही रिकॉर्ड्स काम आते हैं। जो कि 54EC और 115F दोनों में सिर्फ 6 महीने की विंडो मिलती है, इसीलिए री इन्वेस्टमेंट का फैसला सेल से पहले ही सोच लेना बेहतर रहता है, ताकि आखिरी समय में जल्दबाजी में गलत एसेट ना चुन लें। इतने सारी शर्तें और टाइमलाइंस को देखते हुए अगर अमाउंट बड़ी है तो एक बार किसी क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेना समझदारी होगी, ताकि हर एग्जेम्पशन का पूरा फायदा उठाया जा सके और कोई कंप्लायंस मिस ना हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप एनआरआई हैं और अपने कोई भी एसेट्स आप बेचना चाहते हैं इंडिया में, तो किस तरह से आपको रूल्स का पालन करना है, ऐसे कौन कौन से टैक्स के नियम हैं जिनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और अगर जिन्हें आप इग्नोर करते हैं तो आपको भारी भुगतान भी चुकाना पड़ सकता है, परेशानी भी हो सकती है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़े। इसके साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि एनआरआई फाइनेंस से रिलेटेड हम और भी टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आए, क्योंकि आपने सीरीज को बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत कमेंट्स ड्रॉप किए हैं कि आपके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करें और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हम अभी भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप वो हमसे क्लियर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अगर आप एक एनआरआई हैं, आप चाहते हैं कि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, क्या क्या उसके लिए नियम होते हैं, टैक्स रूल्स होते हैं, एज अ इनिशियल एनआरआई अगर आप विदेश जा रहे हैं और आपके जो शुरुआती दिन होते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है वहाँ पर सेटल होने की, कौन कौन से ऐसे टैक्स के नियम हैं जिनका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है, और कौन कौन सी ऐसी सीक्रेट टिप्स भी हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सेटलमेंट है वहाँ पे काफ़ी इजी हो सकता है। इन सारे टॉपिक्स पर ना हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं उन वीडियोस को देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पर आप जा करके उस पूरी प्लेलिस्ट में एनआरआई से जुड़े सारे जो क्वेरीज हैं अब तक हमने सॉल्व किए हैं, जो क्वेश्चन आपके हमने रिजॉल्व किए हैं, जो टॉपिक्स पर हमने वीडियोज बनाए हैं एक्सप्लेनर, वो सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ जहां हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करें, आपके जो सवाल हैं उनको अच्छे से एड्रेस करें और एक एक्सप्लेनेटरी डिटेल्ड रिसर्च वेल फॉर्मेटेड वीडियो आप तक पहुंचाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में प्लीज बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। आपके कोई एनआरआई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई एनआरआई रिलेटिव्स हैं, तो उनको भी वीडियो जरूर भेजें। ऐसे और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए, एनआरआई से जुड़े टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।